हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक और उसका लेसन नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स। हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि किस तरह से राइटर हमें बताता है जेमिनी स्टूडियो के बारे में, उसके मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में और अपने बारे में, वो क्या काम करता था। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो बॉस के बाद एक आदमी की जो पोजीशन है उसका नाम है सुब्बू। सुब्बू के बारे में बताता है कि वो कितना टैलेंटेड है, वो बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा पोइट है, बहुत अच्छा आदमी है स्वभाव से, व्यवहार से और लेखक है। उसने एक बहुत ही अच्छा नावल लिखा जो काफ़ी लंबा था, बड़ा था और जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर थे, परंतु उसने भी उसे भी अच्छी तरह से लिख दिया था। उसके बाद राइटर बताता, हम यहाँ से शुरू करेंगे, ही क्वाइट सक्सेसफुली, वो बड़े सफल रहे थे एक फिल्म बनाने में, रिक्रिएटेड मीन जो उन्होंने दोबारा बनाई थी, जैसे आजकल रीमेक बनते हैं फिल्मों के। द मूड एंड द मैनर ऑफ द देवदासी, और देवदासी जो फिल्म थी उस फिल्म का उन्होंने क्या किया, दोबारा बनाया उसे, रीमेक बनाया उसे, ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। ये फिल्म पहले 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बन चुकी थी। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वह बहुत ही हैरान कर देने वाला अर्थात कुशल कलाकार था, एक्टर था। ही नेवर एस्पायर्ड, वह कभी भी इच्छा नहीं करता था, टू द लीड रोल्स, जो पहली पंक्ति के यानी कि जो मुख्य एक्टर के जो रोल होते हैं उनके लिए वो कभी भी इच्छा नहीं करता था, कभी भी उनकी मांग नहीं करता था। बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स परंतु जब कभी भी वह किसी भी फिल्म में सेकंड नंबर का और भी उससे पीछे का कोई रोल करते था, उसे बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता था। ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, उस रोल को वह तथाकथित मुख्य जो कलाकार होते थे उनसे अच्छा निभाता था, उससे अच्छा करता था। ही हैड अ जेन्युइन लव, और उनके मन में या उनके अंदर एक जेन्युइन प्रेम होता था, जेन्युइन लगाव होता था, फॉर एनीवन, किसी भी व्यक्ति के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए। ही केम अक्रॉस, जो उससे कभी उसके संपर्क में आता था, अर्थात कोई भी व्यक्ति उसके जो भी संपर्क में आता था उस व्यक्ति के प्रति सुब्बू के मन में अच्छा लगाव रहता था। एंड हिज हाउस, और जो सुब्बू का घर था, उसका घर था, वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस, वो लगातार एक स्थायी निवास बन जाता था, परमानेंट रहने की जगह बन जाती थी, फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेस, वो नज़दीक के लोगों के लिए, नज़दीक के रिश्तेदारों के लिए और दूर के रिश्तेदारों के लिए और जान पहचान वाले लोगों के लिए। अर्थात यहाँ पर राइटर ये कहना चाहता है, जहाँ उसका घर था उसके आसपास उसके घर पर उसके जान पहचान वाले लोग, रिश्तेदार दूर दूर के आकर रुका करते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर, और ये सुब्बू के नेचर के विपरीत हमें प्रतीत होता था, टू बी इवन कॉन्शियस, कि उन्हें इस तरह के बारे का कोई आभास नहीं रहता था, वो इस तरह के बारे में जागरूक नहीं रहते थे। किस तरह के बारे में, दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, कि वह इतने ज़्यादा लोगों को खाना खिला रहा है और उन्हें सपोर्ट कर रहा है, किसी प्रकार की मदद दे रहा है। सच आ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, और जो सुब्बू था इतना ज़्यादा चैरिटेबल अर्थात दूसरों की मदद करने वाला, पुण्य करने वाला आदमी था, और इम्प्रोविडेंट मैन था, और वह अपने भविष्य की चिंता नहीं करने वाला व्यक्ति था। एंड येट ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके दुश्मन हुआ करते थे, फिर भी उसके कुछ लोग दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज, क्या इस कारण से था कि वह बहुत नज़दीक दिखाई देता था, क्लोज दिखाई देता था, एंड इंटीमेट, और घनिष्ठ दिखाई देता था, विद द बॉस, बॉस के साथ। अर्थात राइटर यहाँ कहना चाहता है कि हो सकता है कि शायद कुछ लोग उसके दुश्मन इसलिए हों क्योंकि वह बॉस के नज़दीक था और बॉस का एक तरह से घनिष्ठ था। और वॉज इट हिज जनरल डेम्योर दैट रिजेंबल्स आ साइकोफेंट्स, या जो उसका सामान्य व्यवहार था जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो
साइकोफेंट हो, चापलूस हो। साइकोफेंट्स का मतलब होता है चापलूस, या ऐसा लगता था कई बार कि उसके व्यवहार से कि वह चापलूस था। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या हो सकता है कि इस वजह से हो कि वह हर चीज़ के लिए तैयार रहता था, ये कहने के लिए, नाइस कहने के लिए, या हर चीज़ को अच्छा बताने के लिए वो तैयार रहता था। इन एनी केस, शायद चाहे कुछ भी हो, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऐसा आदमी था हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स ऑफ फॉर सुब्बू, जो सुब्बू के लिए बिल्कुल बहुत गंदे या बुरे विचार रखता था, उसके बारे में बहुत बुरा सोचता था। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, आप सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ देख सकते थे, या वह हमेशा बॉस के साथ दिखाई देता था। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, परंतु जो अटेंडेंस वाला रोल था, अर्थात जो जिस रजिस्टर में हाजिरी लगा करती थी, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर आ डिपार्टमेंट, तो उसका जो अटेंडेंस लगती थी वो ऐसे लोगों का ग्रुप था जिस डिपार्टमेंट का नाम दे रखा था कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। वह स्टोरी, उसकी हाजिरी स्टोरी डिपार्टमेंट वाले लोगों के साथ लगा करती थी। कॉम्प्राइजिंग अ लॉयर, जिसमें एक लॉयर भी था उस डिपार्टमेंट में, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, और बहुत सारे राइटर्स थे और पोइट्स थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नॉन एज द लीगल एडवाइजर, जो लॉयर था उसे ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से लीगल एडवाइजर के रूप में जाना जाता था, अर्थात कानूनी सलाहकार के रूप में। बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, परंतु हर व्यक्ति जेएमनी स्टूडियो में उसे अपने पेशे से विपरीत मानता था। एक घटना बताता है यहाँ पर राइटर आगे चलकर, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, जेएमनी स्टूडियो में एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जिसके अंदर बहुत अधिक प्रतिभा थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, और वह अत्यधिक तुनक मिजाज वाली थी, अर्थात गुस्से वाली थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार वह सेट पर ही, जहाँ शूटिंग होती है उस सेट पर ही वो नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। वाइल एवरीवन स्टूड स्टंट, जब वो गुस्सा होती है तो उसकी बातों को सुनकर हर कोई बहुत चक्का रह जाता है, चुपचाप रह जाता है, उसे देखता ही रह जाता है। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, परंतु जो लॉयर होता है, वकील होता है, वो स्विच ऑन कर देता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को, इक्विपमेंट को। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड, जब एक्ट्रेस रुकती है, फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए रुकती है, या वो सांस लेती है अपने गुस्से में, थोड़ी देर के लिए रुकती है। द लॉयर सेड टू हर, तो लॉयर उससे कहता है 1 मिनट प्लीज, कृपया 1 मिनट रुकिए। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और वह लॉयर रिकॉर्डिंग को चला देता है। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग एंड अनमेंशनली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, यह राइटर बताता है कि जो एक्ट्रेस ने कुछ भी अपने गुस्से में जो कुछ भी बोला था वो ना तो इंक्रिमिनेटिंग था और ना ही अनमेंशनली भी फाउल था, यानी कि उसने कुछ भी उसमें बुरा भला नहीं कहा था, ना ही कुछ उसने ऊट पटांग बोला था। एक्ट्रेस ने अपने गुस्से में उस प्रोड्यूसर के अगेंस्ट, प्रोड्यूसर के खिलाफ अपने गुस्से में उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन, परंतु जब उसने खुद ने अपनी आवाज़ को सुना दोबारा से, थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस साउंड इक्विपमेंट से, शी वॉज स्ट्रक डम, तो वह बहुत चक्की रह गई, स्तब्ध रह गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वह एक ऐसी लड़की थी जो देहात से आई थी। शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस, राइटर यहाँ बताता है कि वह इस संसार के ऐसे अनुभवों से नहीं गुजरी थी जो सांसारिक अनुभव होते हैं। दैट जर्नली प्रीसीड्स अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफ्टिकेटेड दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुलेटेड इनटू, कि यहाँ पर राइटर बताता है कि वह कम उम्र में ही, अर्थात बहुत से लोग जो
थोड़े समय में ही सफल हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन पर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति इस लड़की की थी जो नई एक्ट्रेस थी। उसने संसार के के ऊंच नीच को नहीं देखा था, अर्थात उसे बुरे भले के बारे में अत्यधिक ज्ञान नहीं था। उन लोगों को हर स्टेप के बारे में ज्ञान हो जाता है जो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पकड़ते हैं, धीरे धीरे प्रसिद्ध होते हैं, कामयाब होते हैं। परंतु वह जो एक्ट्रेस थी एकदम कामयाब हो गई थी और उसे ज़मीनी जो हालात होती हैं या हकीकतें होती हैं उसके बाद उनसे वो अनभिज्ञ थी। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर। वह कभी भी रिकवर नहीं हो पाई, अर्थात उस भय से, टेरर से उबर नहीं पाई। सी फेल्ट दैट डे, जो उसने उस दिन महसूस किया था, दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। और उस दिन के बाद उस लड़की का, उस एक्ट्रेस का जो छोटा सा कैरियर था और अच्छा सा जो कैरियर था उसका अंत हो गया। द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो लीगल एडवाइजर था, जो वकील था, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का भी एक सदस्य था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड। इसकी वजह से उस लड़की के कैरियर का अंत हो गया था, जो उसने जानबूझकर नहीं किया था, अनविटिंगली किया था, अनजाने में किया था। While every other member of the department wore a kind of uniform, खादी धोती, जबकि जो डिपार्टमेंट था, उसका स्टोरी डिपार्टमेंट था, उसका हर सदस्य एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनता था। वो यूनिफॉर्म उनके लिए लगी नहीं, तो वो अपना जो है चलन सा चल रहा था उस दौरान उनका उस तरह के कपड़ों का। तो वो क्या पहनते थे? खादी धोती पहनते थे, विद अ स्लाइटली ओवरसाइड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और एक सफ़ेद शर्ट पहनते थे जो ओवरसाइज रहती थी, हल्की सी, और नॉर्मल तरीके से बनी हुई होती थी। उसकी जो है टेलरिंग की भी अच्छी कुशलता से बनी हुई नहीं होती थी। द लीगल एडवाइजर वोर पेंट्स, परंतु जो उस डिपार्टमेंट में जो लीगल एडवाइजर था स्टोरी डिपार्टमेंट में, वो पेंट पहना करता था, एंड अ टाई, और टाई लगाया करता था, एंड समटाइम्स अ कोट, और कई बार एक कोट पहन लेता था। दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, जो उसका कोट एक मेल पहनने वालों की, मेल वालों की तरह लगता था, अर्थात जिस तरह से बाजे बजाने वाले होते हैं उनके कोट की तरह। ऑफन ही लुक्ड अलोन, प्राय वो अकेला दिखाई देता था, एंड हेल्पलेस, और ज़्यादातर असहाय रहता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, और वो एक कोल्ड लॉजिक वाला व्यक्ति था, और वो भीड़ में, किसकी भीड़ में रहता था? ड्रीमर्स की, में सपने देखने वाले लोगों की भीड़ में रहता था। यहाँ राइटर का तात्पर्य ये है, जो पोइट थे उस स्टोरी डिपार्टमेंट के और जो राइटर थे, वो अपने विचारों में खोए रहते थे, वो तरह तरह के ख्यालों में खोए रहते थे, इसलिए उन्हें ड्रीमर्स कहा गया, क्योंकि वो कल्पनाओं में खोए रहते थे और कल्पनाओं के आधार पर ही बहुत सारी चीज़ें वो लिखा करते थे। परंतु उन लोगों के स्वभाव के विपरीत ये लॉयर था। इसके जो कोल्ड लॉजिक का वह व्यक्ति था। न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीतीज एंड खादीतीज, यह गांधीवादियों में और खादी पहनने वाले लोगों में एक तरह से न्यूट्रल रहता था, निष्क्रिय रहता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, और जो लोग बॉस के क्लोज रहते थे, घनिष्ठ रहते थे, ही वॉज, उन्हीं की तरह, ही वॉज अलाउड, उसे भी क्या किया गया? अलाउ कर दिया गया, टू प्रोड्यूस अ फिल्म, एक फिल्म बनाने के लिए, एंड दो लॉट ऑफ रॉक स्टॉक एंड पैनकेक्स वर यूज्ड ऑन इट, और उस फिल्म को बनाने में बहुत सारा स्टॉक यानी कि और सामान का यूज़ किया गया, और पैनकेक को भी यूज़ किया गया। पैनकेक आप जानते हैं, पैनकेक ये एक मटेरियल का ब्रांड नाम है ब्रांड का नाम है एक, जो मेकअप का वो है, क्या नाम है, मेकअप में यूज़ होता है, मेकअप के मटेरियल का सामान का नाम है। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, परंतु उस फिल्म से कोई खास आमदनी नहीं हुई थी, वो सफल फिल्म नहीं हुई थी।
देन वन डे द बॉस क्लोज्ड डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। फिर एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस, और शायद यह एकमात्र ऐसा उदाहरण था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री पूरे मानवीय इतिहास में एकमात्र ऐसा उदाहरण था वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ पर एक लॉयर ने अपनी जॉब खो दी थी। बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि पोइट्स को अपने घर जाने के लिए बोल दिया था, अर्थात पोइट्स की नौकरी खत्म हो गई थी क्योंकि बॉस ने डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था, स्टोरी डिपार्टमेंट को। स्टोरी डिपार्टमेंट में जब वो पोइट और राइटर्स वहाँ से उनसे घर जाने के लिए बोल दिया गया तो नेचुरल था कि उसी डिपार्टमेंट में ये लॉयर काम करता था, तो लॉयर की भी नौकरी जाती रही। ये पहला उदाहरण है इतिहास में इस तरह का, जब पोइट्स की और राइटर्स की जॉब के साथ साथ किसी वकील की जॉब चली गई हो। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिनाथ चट्टोपाध्याय। राइटर बताता है कि जेमिनी स्टूडियो एक बहुत ही प्रिय जगह हुआ करती थी। यह हांट का मतलब है प्रिय, फेवरेट हांट का प्रिय जगह पोइटों के लिए, जैसे कि डी.एस.डी. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिनाथ चट्टोपाध्याय जैसे जो प्रसिद्ध कवि थे, इनके लिए जेमिनी स्टूडियो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो बार बार आया करते थे। इट हैड एन एक्सलेंट मेस, और जेमिनी स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छा मेस था। मेस कैंटीन में वो जगह होती जहाँ पर खाना वाना खाया जाता है और कैंटीन होती है उसमें। विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी, जिस मेस में अच्छी सी कॉफ़ी बनाई जाती थी, सप्लाई की जाती थी। एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, दिन के हर समय। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात के भी ज़्यादातर समय वहाँ पर कॉफ़ी मिल जाती थी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीट प्रोहिबिशन, और यहाँ पर राइटर बताता है कि जब ये कहानी ये स्टूडियो बनाया था 1940 में, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे इसमें फिल्में बनती रही, काम होता रहा और देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। तो 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार बन जाती है देश में। तो यहाँ कहता है राइटर, दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीट प्रोहिबिशन, और जब कांग्रेस का रूल हो गया तो लोग इधर उधर ज़्यादा नहीं घूम फिर सकते थे, आवारा लोग या जानबूझकर इधर उधर उनके लिए टोका टाकी होती थी। इसलिए क्या होता था, मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो पोइट जैसे लोग जो होते थे जिन्हें काफ़ी देर इकट्ठा बैठना होता था, बातचीत करनी होती थी, वो एक कप कॉफ़ी के लिए ही मीटिंग का बहाना लेकर ऐसी जगह पर आकर बैठ जाते थे और चर्चाएं किया करते थे अपने विषयों पर। वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, तो उन लोगों के लिए यह ज़्यादा सेटिस्फाइंग और एंटरटेनमेंट वाला विषय हुआ करता था, समय हुआ करता था। बेरिंग द ऑफिस बॉयज एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडियंट लेजर अ प्रीक्विसिट फॉर पोइट्री। अब यहाँ पर राइटर बताता है जो ऑफिस बॉय हुआ करते थे और कुछ क्लर्क हुआ करते थे, उनको छोड़कर स्टूडियो में हर कोई यहाँ पर आनंद लेता था इस चीज़ का। और ये राइटर यहाँ पर कहना चाहता है कि पोइट जैसे जो लोग होते थे उनके लिए प्री रिक्वेस्ट होता था ये पोइट्री में, अर्थात जो यहाँ पर आकर आराम करना और रिलैक्स देना अपने आप को, पोइट्री लिखने के लिए ये ज़रूरी भी होता था। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बहुत से लोग जो यहाँ पर आते थे या जो कवि थे और राइटर थे, वो खादी के कपड़े पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, परंतु ये वे इतना होने के बावजूद भी उनके मन में किसी भी तरह की पॉलिटिकल विचारधारा के प्रति कोई प्रशंसा नहीं थी, अर्थात उनके विचार पॉलिटिकली नहीं थे, वो किसी भी पार्टी को या किसी भी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते थे।
नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और स्वाभाविक था कि जो कम्युनिज्म होता है, साम्यवाद होता है, वो लोग साम्यवाद से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। अब आपको यहाँ क्लियर होना ज़रूरी है कि कम्युनिज्म क्या होता है। इसको हिंदी में साम्यवाद कहा जाता है। जिस तरह से लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, ठीक है ना, इसी तरह से ये भी एक शासन की पद्धति है। और इसका जो मूल रूप से जर्मनी से ये सब, जर्मनी में इसकी प्रचलन हुआ जब कार्ल मार्क्स, जो मजदूरों का मसीहा माना जाता है, जिसने मजदूरों के आंदोलन चलवाए, तो उसकी विचारधारा से उभर कर ये आया। और ये वैसे तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें ये कहते हैं कि भाई जो सभी लोगों के पास समान अवसर होने चाहिए, समान साधन होने चाहिए, समान उनके पास सामान होना चाहिए। और उसी विचारधारा पर इस राज्य का, इस शासन का शुरुआत की जाती है। परंतु क्या होता है कि ये सभी लोगों को बराबर करने के चक्कर में जो लोग सत्ता में होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता में शक्ति उनके पास आ जाती है। जैसा कि जर्मनी में हिटलर के पास हुआ था। हिटलर ने भी ऐसा ही किया था कि वो शक्तिशाली बन गया था, निरंकुश बन गया था और लोगों पर अत्याचार किए थे। और इसी विचारधारा वाले लोगों को अच्छी विचारधारा वाले लोग पसंद नहीं करते थे। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, यहाँ पर राइटर बताता है कि लोगों की ऐसी सोच थी, जो कम्युनिस्ट होते हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग होते हैं, वो गॉडलेस आदमी होते हैं, अर्थात वो भगवान में विश्वास नहीं करते। ही हैड नो फिलियल और कंजुअल लव, यहाँ पर राइटर कहता है कि वो इतने निर्दयी होते हैं कि वो, फिलियल का मतलब होता है डॉटर्स से और सन से, यानी कि बेटा बेटियों से रिलेटेड, और कंजुअल होता है वैवाहिक, यानी कि पत्नी से संबंधित। तो वो इतने निर्दयी होते थे कि वो अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से के प्रति भी उनके मन में कोई लगाव या प्रेम नहीं होता था। ही हैड नो कंपल्सन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उनके अंदर इतना भी दया भाव नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को ना मारें, अर्थात वो इतने निर्दयी थे कि वो अपने पेरेंट्स को और बच्चों को भी मार सकते थे। इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रखा है, ऐसा नहीं होता वैसे। ही वॉज ऑलवेज आउट ऑफ कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस, तो जो कम्युनिस्ट व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या होता है, आउट ऑफ कॉज होता है और हमेशा अशांति और अहिंसा फैलाता रहता है। अमंगस्ट इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, जो इनोसेंट और इग्नोरेंट लोग होते हैं उनमें भी। सच नोशंस विच प्रीवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम, और साउथ इंडिया के हर क्षेत्र में, पूरे साउथ इंडिया में इस तरह की विचारधारा उस समय फैली हुई थी। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जर्मनी स्टूडियोज, और स्वाभाविक था ऐसी ही चीज़ें जो जर्मनी स्टूडियो के जो पोइट थे, जो खादी पहनते थे, उनने भी ये थोड़ा बहुत कहीं सुना होगा। स्पष्ट रूप से, वेगली का मतलब स्पष्ट रूप से, परंतु उन्होंने, हो सकता है कि चीज़ें उनकी अच्छी तरह से क्लियर ना हो कम्युनिस्ट के बारे में। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और इसके प्रमाण शीघ्र ही मिलने वाले थे, अर्थात उनके लिए क्लियर होने वाला था कि कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होती है। अब हम आपके जो है लेसन को यहीं पर, इस पार्ट को विराम देते हैं, यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप समय पर वीडियो नेक्स्ट पाते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।